हाँ जी मेरे सीएमए वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएनओ सिंह तोमर हाजिर हूं सर जी। आरंभ सीरीज में चल रहा है हमारा बड़ा सा, और आज का चैप्टर है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ। आज हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं, सारी एडजस्टमेंट, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। एमसीक्यू ट्राई करवाऊंगा मैं आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन में। 5 से 10 नंबर का चैप्टर है। 5 से 10 नंबर के लिए तो मेरा बच्चा जल्दी से कमेंट कर, जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है, मतलब मजा आने वाला है। एनपीओ वैसे तो बहुत बड़े चैप्टर में से एक आता है, बट अपने लिए उतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मेन क्वेश्चंस को नहीं देखना, हमारे लिए एमसीक्यू पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे कॉन्सेप्ट लर्निंग, और सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के कुछ बढ़िया से एमसीक्यू को ट्राई करवाऊंगा आपके स्टडीमेट पीवाईक्यू, और फिर हम करेंगे टाटा बाय बाय अगले चैप्टर के लिए। चलो जी, लेट्स बिगिन मेरे बच्चों। हाँ जी मेरा बच्चा, शुरू करते हैं बेटा। एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैं सिंपल सी बात करूं, पहले आपसे थोड़ी सी बातें करता हूं बोल के। सर हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, सर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब कुछ लोग मिलके किसी काम को पूरा करते हैं, लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक जिनका काम है भाई साहब, काम मिलेंगे, लोग मिले हैं, हम सब मिलके प्रॉफिट कमाएंगे, दैट इज प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। और उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, जिनकी हम अकाउंटिंग करते आ रहे हैं। आगे भी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, फाइनल अकाउंट, जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट करेंगे काम। बट आज हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो बाबू सर प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है, वो सोशल मोटिव के लिए काम कर रही है। कोई सोशल पर्पस है, गंगा बचाओ, जंगल बचाओ, सर चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। वट एवर दी ऑर्गेनाइजेशन, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वर्क करना है, या सर्विस मोटिव है। क्या है? सर्विस मोटिव क्या होता है? सर फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं मैंने कहा सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे कुछ लोग हैं, ये मेरे कुछ लोग हैं, देखो जल्दी, चिंटू पिंटू है ना, ये रहा चिंटू, ये रहा मिंटू, ये रहा चिंटू, ये रहा पिंटू, ठीक है, ये लो, चलो जी, ये कुछ लोग हैं, ठीक है। अब इन लोगों ने डिसाइड किया बाबू कि सर जी मिलकर एक काम करते हैं ना, मिलके एक एक हॉस्पिटल बनाते हैं। क्यों? हमारे एरिया में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है सर। प्राइवेट हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, बट उनकी फीस इतनी हाई है, ट्रीटमेंट रिलायबल नहीं है, पता नहीं, दिखाने जाओ सर दर्द, दवाई दे देते हैं पेट दर्द की, सर जी बुरा हाल है, हम रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरे कुछ लोगों ने, सोसाइटी के लोग हैं हम लोग, हमने मिलकर डिसाइड किया कि हम अपना एक हॉस्पिटल बनाएंगे, अपने डॉक्टर्स रखेंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे, जो सस्ते में होगा और दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया होगा। तो हमने डिसाइड किया है कि हम एक हॉस्पिटल तैयार करेंगे, और ये हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा वो हम लोग पे करेंगे, हम बनाएंगे। क्रिएट कौन करेगा? हम लोग, दैट इज हम लोग, क्रिएटेड बाय अस। और बेटा ये हॉस्पिटल सर्विस किसको देगा? इस हॉस्पिटल में इलाज किसका होगा? हमारा, हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का, दैट इज ये फॉर दी, किसके लिए? फॉर दी। और ये जो लोग हैं इन्हें हम बोल देंगे मेंबर्स। क्या बोल देंगे? मेंबर्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस हॉस्पिटल का कोई पर्पस सोशल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, ये हमारा हॉस्पिटल है, इसका मेन मोटिव है सर्विस मोटिव। क्या है? सर्विस मोटिव। तो हम कहते हैं एनपीओ एक बड़ा वर्ड है, एनपीओ इंक्लूड एनजीओज। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो सोशल वर्क के लिए काम करे। देखो गवर्नमेंट का काम है, गंगा बचाना मेरा काम नहीं है, यमुना बचाना मेरा काम नहीं है, फॉरेस्ट बचाना मेरा काम नहीं है, टाइगर्स बचाना मेरा काम नहीं है, पर गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट के हैं नेचुरल रिसोर्सेज, पर गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है। तो मैंने कहा सर जी टेंशन ना लो, हम करेंगे आपके बेhalf पे। हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, हम गवर्नमेंटल नहीं है, नॉन गवर्नमेंटल है, लेकिन हमें गवर्नमेंट इसके बदले पैसा देगी और हम गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे। तो बाय द गवर्नमेंट, फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसा आएगा। पक्की बात। एनजीओस वो भी एनपीओ होते हैं, पर मैं एनजीओस की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं जो मैंने बनाई है, किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं काम करेंगे, हम अपने लिए काम करेंगे, हमने ही बनाई है और हमें ही सर्विस दी जाएगी। अगर कोई बाहर वाला आना चाहता है तो पहले उसे इसका मेंबर बनना पड़ेगा,
पहले इसका ज्वाइन करना पड़ेगा तब सर्विस मिलेगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ना ना ना, हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमाएंगे बाबू, हमने अपने लिए ही तो बनाया है, कोई अपने आप से भला प्रॉफिट कैसे कमाएगा? दिस इज ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कई तरीके की होती हैं। एक खुद की बनाई हुई होती है जो हमारे लिए ही काम करती है बट हम अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा रहे, या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट के लिए काम कर रही होती हैं, जिनका सोशल मोटिव होता है। तो सोशल मोटिव है, सर्विस मोटिव है, पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है। बस प्रॉफिट मोटिव के अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा वर्ड है बेटा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पढ़ के देखो मीनिंग में क्या लिखा है। कह रहा वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्टैब्लिश हुई है स्पेशली किस लिए? कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएंगी बट कुछ सर्विसेज देंगी, कुछ सोशल वर्क करेंगी बाबू। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एग्जांपल हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अभी इनके बारे में बात करेंगे। सर जब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो अकाउंट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आपने स्टार्टिंग से अकाउंट्स पढ़ाई है? जी हाँ, फर्स्ट क्लास से मेरे बच्चे अकाउंट्स पढ़ाई है। जल्दी बताओ, जब हमने पहली क्लास पढ़ी थी, मुझे पता है मेरे नालायकों को कुछ याद नहीं होगा, जब हमने अकाउंट्स पढ़नी शुरू करी थी तो हमने कसम खाई थी कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी है, अकाउंट्स क्यों बनानी है, टू फाइंड आउट। याद करो ना पुराने दिन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो लेवल। पर जब मैं प्रॉफिट लॉस और पोजीशन निकालने के लिए अकाउंट्स बनाता हूं तो यहाँ मैं प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं कर रहा, यहां तो मेरा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है प्रॉफिट कमाना, तो यहां अकाउंट्स सब नॉर्मली तो जरूरत नहीं है। पर मेरे बच्चे, पर मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, सर हम कहते हैं वैसे तो हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट सर इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए क्या लगता है, ऐसे ही बन जाएगा क्या? नहीं, इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए मुझे लगता है 1 करोड़ का एक्सपेंस, हमें लगता है 1 करोड़ चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल की बिल्डिंग आएगी, कुछ इक्विपमेंट आएंगे, कुछ डॉक्टर्स अपॉइंट करेंगे, और हर साल 10 लाख रुपए चाहिए मेंटेनेंस के लिए, 10 लाख रुपए चाहिए मेंटेनेंस के लिए। ये पैसा कौन देगा? ये पैसा ये मेंबर्स देंगे, और मेंबर पैसा देंगे हॉस्पिटल को? नहीं सर, हॉस्पिटल में एक बंदा बिठाया जाएगा, इनमें से ही चूज करके, जिसका बोला जाएगा ट्रस्टी। क्या बोला जाएगा? ट्रस्टी, या जो भी ऑर्गेनाइज्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभालेगा। बेटा तो आपको नहीं लगता जब हम इसको पैसा देंगे तो हमें डाउट होगा कि ये पैसे का सही यूटिलाइजेशन कर भी रहा है नहीं कर रहा है? ये तो बोल रहा है प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे, पर क्या पता पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा हो। तो सर हमें अकाउंट्स बनानी है, हमें रिकॉर्ड्स बनाने हैं, ताकि मेंबर चाहते हैं जानना कि हमने जो पैसा दिया ऑर्गेनाइजेशन को, उसको उसी ऑब्जेक्टिव के लिए खर्च किया गया या नहीं किया गया। तो बच्चा ये अकाउंट्स बनाते हैं टू फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस, ना टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। और यहां पे हम प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते, हम कहते हैं बाबू, हम करते हैं लिमिटेड अकाउंटिंग। क्या करते हैं? लिमिटेड अकाउंटिंग। और लिमिटेड अकाउंटिंग के नाम पे बाबू, लिमिटेड अकाउंटिंग के नाम पे हम टोटल 3 अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट? 3। आवाज आनी चाहिए बाबू, घर में बैठे हो तो क्या हुआ बोलो, पता ना चाहिए कि हाँ भाई पढ़ाई शुरू हो गई है। सबसे पहले हम बनाते हैं बेटा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बढ़िया, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है मक्खन। दूसरा बनाते हैं सर जी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। अभी एक एक के बारे में बात करूंगा, टेंशन ना लेना, सुनते रहना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा बेटा वन एंड ओनली बैलेंस शीट। तीसरा क्या है? वन एंड ओनली बैलेंस शीट। तो किसी भी एनपीओ को अकाउंट्स के नाम पे प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करनी होती है, लिमिटेड अकाउंटिंग करनी होती है। सिर्फ 3 अकाउंट बनाने हैं। कितना पैसा आया गया ये बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अभी सिखाऊंगा। उस पैसे में से कितना हमने ऑर्गेनाइजेशन में खर्च किया, कितना हमें कमाया, दैट मीन्स यहां से इनकम एंड एक्सपेंस निकलता है, अभी बात करेंगे। और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अपनी बनती है पोजीशन कि एक्चुअल में ये तो नॉर्मल है कि हमारे पास ईयर एंड पे और एनपीओ के पास कितने की बिल्डिंग है, कितने का फर्नीचर है, कितने की मशीन्स है, कैश कितना है, बैंक कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट लाइबिलिटी, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बैलेंस शीट पे ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत हमारी जो होती है वो मेनली है सर जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीप्ट एंड पेमेंट। अब इनके ऊपर मैं डिफरेंस बात करूंगा, इस पर एमसीक्यू बन जाएगा, ध्यान देना बाबू। जब हम एमसीक्यू बात करेंगे तो मैं कहूंगा सर रिसीप्ट एंड पेमेंट क्या है? सर जी ये है समरी। क्या है? समरी है किस चीज की? ऑफ कैश बुक। समरी है मेरे बच्चे किस चीज की? कैश बुक। एक तरह का, बिल्कुल आपने बचपन में कैश बुक बनाया, हाँ जी मेरे साथ बनाया, हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में काम किया है। कैश बुक है, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, दैट्स इट, क्लियर है।
कैश बुक की समरी है बेटा। अगर इसकी बात करें तो ये एकदम सेम है एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ सेम है बट पीएनएल नहीं है, कुछ डिफरेंस है। अगर देखा जाए इसका फॉर्मेट बिल्कुल पीएनएल की तरह है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो फॉर्मेट में इसकी दो साइड होंगी बाबू, रिसिप्ट एंड पेमेंट सेंटर में लिखोगे, एक आपकी डेबिट साइड और एक आपकी क्रेडिट साइड। बेटा अकाउंट्स का रूल है, सीधा वही रूल लगेगा। जब भी पैसा आएगा रिसीप्ट्स यहां लिखा जाता है, ऑल रिसीप्ट। जब भी पैसा जाएगा क्रेडिट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। बाबू पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। शुरुआत हमारी जैसे कैश बुक में कहां से होती थी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, अगर कोई क्लोजिंग बैलेंस है तो बैलेंस सीडी। जितना भी कैश का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिट में, क्योंकि कैश और बैंक हमारी एसेट होती है। तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो शुरुआत डेबिट से होगी, खत्म क्रेडिट पे होगा। बाकी इसके अलावा कोई सी भी रिसिप्ट हो बाबू, टू ऑल रिसिप्ट, टू ऑल रिसिप्ट। अभी आगे जाके बात करूंगा मैं, कुछ कैपिटल होती हैं कुछ रेवेन्यू होती हैं। कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू, मैं लिखूंगा कैपिटल हो या रेवेन्यू, कैपिटल हो या रेवेन्यू हो, आपकी सारी रिसिप्ट आएंगी। बच्चा क्या कह रहा है कैपिटल रेवेन्यू क्या होती है, बेटा सुनते रहना इस चैप्टर में। मैंने बोला जब भी आप बनाओगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो सारी रिसिप्ट आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो कैपिटल नेचर की है रेवेन्यू नेचर की। ये सर कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर क्या होता है अभी बताऊंगा, अभी सुन ले, पहले सुन। सारी रिसिप्ट आएंगी, ऐसे ही सारी पेमेंट आएंगी क्रेडिट में, ऑल पेमेंट्स, चाहे वो तेरी बेटा कैपिटल पेमेंट है चाहे वो तेरी रेवेन्यू पेमेंट है, सारा पैसा आया डेबिट गया क्रेडिट, बेटा टोटल लगाएगा। ऑफ कोर्स ये बैलेंस सीडी क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर। ये है हमारा क्या बाबू, दिस इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मुश्किल है क्या, नहीं सर बिल्कुल मुश्किल नहीं है। दोबारा बताओ, रिसिप्ट एंड पेमेंट किसकी तरह है, सेम एज कैश बुक। दो साइड है, एक डेबिट एक क्रेडिट। शुरुआत डेबिट से खत्म क्रेडिट में, पैसा डेबिट खत्म क्रेडिट, जितना आया वो डेबिट जितना गया वो क्रेडिट। कोई मतलब नहीं है कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल है रेवेन्यू, सारी डेबिट सारी पेड। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। बट जब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्या बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो उसका फॉर्मेट है बिल्कुल पीएनएल की तरह। आप बोलोगे इसकी भी दो साइड है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। बट आपको अकाउंट्स के रूल याद है बाबू, पैसा आया तो डेबिट गया तो क्रेडिट। बट इनकम, ऑल इनकम्स क्रेडिट, तो इनकम आएंगी क्रेडिट में और खर्चे आएंगे डेबिट में। ओ सर पीएनएल में भी तो यही होता था, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट ऑल इनकम्स क्रेडिट। तो जितनी भी आपकी इनकम आएंगी, अभी बात करेंगे, जितनी भी आपकी इनकम होंगी ऑल इनकम्स वो आपके क्रेडिट में आएंगी, जितने भी खर्चे होंगे ऑल एक्सपेंसेस वो आपके डेबिट में आएंगे। और बेटा इनकम और एक्सपेंस को दिखाओगे, उसके बाद अगर डिफरेंस बचा, बेटा इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट लॉस नहीं है यहां पे, अगर आपके पास इनकम ज्यादा है खर्चे कम है तो आप बोलोगे सरप्लस। याद रखना एमसीक्यू बनेगा। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा इनकम आई है, इनका पैसा बच गया, इसे अगले साल यूज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस में, एनपीओ पर्पस में, सोशल वर्क में यूज करेंगे, सर्विस वर्क में यूज करेंगे। और अगर मैं कह रहा हूं ना जी ना जी ना जी ना, इनकम ज्यादा नहीं है सर जी, उल्टा अगर खर्चे ज्यादा हैं तो इधर लिखेंगे बाय डेफिसिट। ओ सर मतलब एक स्टार यहां एक स्टार यहां बाबू, या तो इनकम सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा, या तो पैसा बच जाएगा या पैसा कम पड़ जाएगा, बात खत्म। ये सरप्लस और डेफिसिट मालिक की मेंबर्स की कैपिटल में ऐड हो जाएगा बाद में बैलेंस शीट में। जैसे पीएनएल में प्रॉफिट लॉस ऐड होता था ना, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में इधर आएगा कैपिटल फंड, याद है ना, लाइबिलिटी में आएगा कैपिटल फंड, और उस कैपिटल फंड में अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा कि मालिकों जी ये पैसा आपका और है जो हम खर्च करने वाले हैं आगे, और अगर डेफिसिट है तो मालिक जी इतना पैसा आपसे और लेना है जो आपकी कैपिटल से कम कर देंगे, ठीक है। ऐसे हम प्रॉफिट लॉस भी करते थे, नेट प्रॉफिट नॉट नेट लॉस, ठीक है। पर अभी मुझे बताओ फॉर्मेट क्लियर है नहीं क्लियर है, पहले मैंने फॉर्मेट समझाया, दोबारा मेरे साथ में जल्दी से। सर ऑर्गेनाइजेशंस दो तरीके की होती हैं, एक प्रॉफिट मेकिंग एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग। जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उन्हें हम जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं और उनकी अकाउंटिंग हम अलग करते हैं। बट आज हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल मोटिव है, सर्विस मोटिव है, वट एवर द मोटिव बट नॉट प्रॉफिट, तो दीज आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इनका काम सर जो है वो प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करते, लिमिटेड अकाउंटिंग करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि क्या आया क्या गया क्या बचा क्या रह गया।
क्या कम पड़ा? उसके लिए 3 मेन चीज बनाते हैं, जिसमें से 2 मेन चीज है, बाकी तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तो हर कोई बनाता है कि आपके पास ईयर एंड पे क्या बचा है, कितने की एसेट है, कितने की लायबिलिटी। पर मेन जो 2 अकाउंट है वो ये है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट एंड पेमेंट बोलता है कि हमें क्या पैसा आया, क्या पैसा गया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताता है उस पैसे में से कितना खर्च हुआ, कितना बचा, सरप्लस या डेफिसिट। डन। इस पर एमसीक्यू बन सकता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट में अब थोड़े से डिफरेंस की बात करेंगे सर जी। अब डिफरेंस बात करूंगा यहीं पे, ठीक है सर। यहां देखना, अगर मैं इसकी बात करूं सर, आपके एग्जाम में इस पर एमसीक्यू बनेंगे। सर सबसे पहली बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो नेचर है, 3 तरीके के अकाउंट सिखाए थे मैंने, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर आपसे पूछा जाए रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा अकाउंट है, तो बाबू ये कैश और बैंक की बात करता है। कैश हमारी, स्पेशली कैश की बात करता है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। और कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सर रियल एसेट है, रियल अकाउंट है, तो दिस इज रियल अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे रिसिप्ट एंड पेमेंट कौन सा है, रियल, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये कौन सा है बाबू, नॉमिनल अकाउंट। ये कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट, याद रखना, ठीक है। तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है सर। इसे बनाते हैं हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब सर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जो आपका पैसा आया है वो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है, प्रीवियस से रिलेट कर रहा है, नेक्स्ट ईयर से रिलेट कर रहा है। आपको पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट। चाहे पिछले साल की सैलरी हमने पे करी है, इस साल की सैलरी पे करी या एडवांस सैलरी पे करी, पैसा गया क्रेडिट, बात खत्म। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो इसे बनाएंगे एक्यूरल बेसिस पे। यही तो समझाना है मुझे, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की बात करेंगे, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, जो करंट ईयर का है नहीं उसे रखेंगे नहीं। बस इतनी सी बात रखेंगे कि अगर करंट ईयर, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर में से आपको पैसा आया तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा डालना है, करंट ईयर। रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर आएगा, बाकी नहीं आएगा। अभी कराऊंगा इस पे एडजस्टमेंट। यहां पे सारी तरीके की पेमेंट रिसिप्ट आएंगी, कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों आएंगी। कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगी, दोनों की दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाएंगी मेरे बच्चे, दोनों की दोनों रिसिप्ट एंड पेमेंट आ जाएंगी। पर अगर मैं यहां बात करूं, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आएंगी। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट एंड पेमेंट आएंगी जो रेगुलर नेचर की हैं, जो कभी कभार हो रही है, वो जनरली हमारी बैलेंस शीट में जाती है। कोई पैसा हमने कभी कभार पे किया, कोई पैसा कभी कभार आया, वो हमारे लिए कैपिटल नेचर होता है और हम उसको बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। क्यों, कैसे, अभी बात करेंगे। तो क्या ये डिफरेंस क्लियर है बाबू? ये है हमारा पूरा का पूरा, मैंने एक शॉर्ट में समराइज करा आपके सामने, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, दिस इज द समराइज किया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से रिसिप्ट एंड पेमेंट सिखाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिखाया, और साथ में बैलेंस शीट भी मैंने बनाना सिखा दिया है, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एसेट लायबिलिटी नॉर्मल है। ये 2 चीजें आपको फॉर्मेट याद रखना है। देखो एग्जाम में तो इससे ज्यादा कोई चीज आनी नहीं है, क्योंकि आपको बनाना नहीं है, एमसीक्यू पर्पज है, ठीक है। पर अब मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट शुरू करता हूं। अब सर आपने मेरे साथ सीखा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट जब मैं बनाता हूं, आराम से देखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट जब मैं बना रहा हूं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2 तरीके की रिसिप्ट है, ठीक है। 2 तरीके की रिसिप्ट है, ऐसे चलाते हैं, इजी पड़ता है। एक होती है रिसिप्ट्स, कुछ है रिसिप्ट्स और कुछ है पेमेंट्स। बढ़िया सर, आराम समझना, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का। रिसिप्ट्स का मतलब है 2 तरीके की रिसिप्ट, एक है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और पेमेंट्स की बात करें तो ऐसे ही, पहले रेवेन्यू रिसिप्ट्स और फिर आ गई कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। ऐसे ही पेमेंट की बात करें तो पेमेंट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पेमेंट भी 2 तरीके की होती है, एक होती है रेवेन्यू पेमेंट्स, एक होती है रेवेन्यू पेमेंट्स, और एक होती है कैपिटल पेमेंट्स। तो टोटल हमारे लिए 4 चीजें आने वाली हैं जो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट नजर आएंगी। पेमेंट साइड में 2 तरीके की पेमेंट होगी, रिसिप्ट साइड में 2 तरीके की रिसिप्ट होंगी, ठीक है। अब इन दोनों रिसिप्ट का क्या क्या करना है मैं आराम से आपके साथ में डिस्कशन करने वाला हूं, ठीक है। आराम से इन सब के बारे में बात करने वाला हूं, आराम से सुनना, ठीक है। 4 बातें मुझे करनी है। सबसे पहली बात नंबर फर्स्ट, सर रिसिप्ट से शुरुआत करते हैं। देखो मैंने क्या बोला, आप जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट देखोगे, आपको एमसीक्यू पर्पस से सोचो, क्वेश्चन आपको कोई रिसिप्ट देगा और आपसे पूछेगा सर ये रिसिप्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, ये बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में से आएगी, एक्सपेंस में जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट में जाएगी, लायबिलिटी में जाएगी। 4 ऑप्शन बनेंगे। अब आपको सोचना है कौन सी चीज कहां जाने वाली है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, इसी चार्ट से समझा दूंगा।
दो तरीके की रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट पेमेंट। रिसिप्ट को याद करें तो रिसिप्ट में दो तरीके की रिसिप्ट मिलेंगी, कुछ रेवेन्यू कुछ कैपिटल। बचपन में आपको रेवेन्यू और कैपिटल मैंने पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ाया अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में। हमने नॉर्मली बात करी थी जो रेगुलर नेचर की हैं, जो रेगुलर नेचर की हैं, हमारे लिए मंथली ईयरली आता रहेगा पैसा, रेगुलर है। आपकी फीस मेरे लिए समवेयर, अगर मैं बात करूँ आप मेरा से बैच लेते होते तो मेरे लिए बैच में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी फीस रेगुलर है, दैट इज रेवेन्यू, क्लियर है। बट कुछ होती हैं जो कभी कभार आती है, जैसे मालिक ने पैसा लगाया कैपिटल, क्या हर साल लगाता है? नहीं सर, कभी कभार लगाता है। बैंक से लोन लिया, हर साल लेते हैं क्या? नहीं सर, कभी कभार लेते हैं। दीज आर कैपिटल पेमेंट, कैपिटल रिसीप्ट्स। अगर बिजनेस के लिए सोचा जाए, ऑर्गेनाइजेशन के एनपीओ के हिसाब से सोचा जाए, तो जो रेगुलर है वो क्या रेवेन्यू है, जो कभी कभार आ रही है वो कैपिटल है। बट दिस इज नॉट ऑल करेक्ट। इतना ही नहीं है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। एनपीओ में हम ऑर्गेनाइजेशंस में रिसीप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं उनकी पर्पज से, कि मतलब जब मुझे कोई पैसा मिल रहा है तो सर उस पैसे का सामने वाला मुझे पर्पज बता रहा है। देखो नॉर्मली हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे कि रेवेन्यू मतलब रेगुलर और कैपिटल मतलब कभी कभार, पर एक और तरीका है, ये भी तरीका एनपीओ में यूज होता है कि अगर कोई पैसा आ रहा है, कोई रिसीप्ट आ रही है विदाउट एनी पर्पज, रिसीप्ट हो रही है विदाउट एनी पर्पस, तो हम उसे बोलते हैं बेटा ये हमारी इनकम है। क्यों? क्योंकि अगर सामने वाला मुझे, आप मेरा बच्चा फीस दे रहा है और मुझे ये नहीं बता रहा क्या करना है, तो बेटा मैं जैसे चाहूं वैसे यूज करूं। तो जनरली जो रेवेन्यू रिसीप्ट आती हैं वो विदाउट पर्पस होती हैं और बेटा कहां जाती हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। अभी एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, ठीक है ठीक है। पर बाबू जब आप कहते हो कैपिटल रिसीप्ट, तो वो रिसीप्ट, क्या बोला मैंने, वो रिसीप्ट जो बेटा विद पर्पस आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पैसा दिया और आपने बोला सर जी हमारे घर पे एक सोफा लगवा दो, हम सोफे पे बैठ के पढ़ा करेंगे लेट कर आराम से। ओहो हो, तो जब आपने मुझे वो पैसा दिया तो बेटा वो मैं जैसा चाहूं वैसे यूज कर सकता हूं? नहीं, मेरे सर पे एक सरदर्दी आ गई कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। आपने मुझे पैसा दिया सर टूर्नामेंट करा दो, आपने मुझे पैसा दिया मंदिर बनवा दो, वट एवर द रीजन, सर दिस इज कैपिटल रिसिप्ट। और अगर ऐसी रिसिप्ट आ रही है जिसका पर्पस डिफाइन है तो ये मेरे लिए बैलेंस शीट में जाती है। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी हो जाती है। ओ सर, मतलब अब समझ आया कि जो रेवेन्यू होती हैं वो हमारी नॉर्मली इनकम होती है क्योंकि रेगुलर आती हैं और इनका कोई पर्पस नहीं है, जो मर्जी है यूज करो। लेकिन कैपिटल जो है वो पहली बात तो कभी कभार आती हैं और विद पर्पस आती है कि इस पैसे को यहीं यूज करना है, तो बेटा वो हमारे लिए एक तरह की इनकम नहीं होती, लाइबिलिटी बनती है। ठीक है सर, कुछ एग्जाम्पल दे दो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है। इधर देखो सर, अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे सर? जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ, अगर आपको नॉर्मली कोई डोनेशन आ रही है, जनरल डोनेशन है, कोई आपको कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आ रही है, नॉर्मल ग्रांट है, कोई पर्पस नहीं है। नॉर्मली आप आगे जाके पढ़ोगे, मेंबर बने रहने के लिए आप मेंबरशिप फीस पे करते हो, जिसे हम एनपीओ में बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। अभी आके बात करूंगा। सब्सक्रिप्शन हमेशा हमारे लिए क्या होती है? रेवेन्यू होती है। लेकिन अगर मैं वही करूं कि कोई डोनेशन या कोई गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, गवर्नमेंट से ग्रांट आई है फॉर सम पर्पस, फॉर सम पर्पस, कि भाई टूर्नामेंट करा दो, ये करा दो, फलाना करा दो, तो वो हमारी क्या हो जाती है? कैपिटल। सर ऐसे ही एक आएगा स्पेसिफिक फंड या इंडोनमेंट फंड। इंडोनमेंट फंड मतलब आपको किसी ने पैसा दिया और आपसे बोला कि बेटा इस पैसे से टूर्नामेंट करा दो, मंदिर बना दो। दैट मीन्स वो पैसा हम अपनी मर्जी से यूज नहीं करेंगे, उसे बोलेंगे फंड। और वो क्या सा फंड है? लाइबिलिटी। दैट इज हमें उसका काम करना पड़ेगा। अच्छा सर, कभी कभार मेंबर लाइफ मेंबरशिप फीस पे करता है। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? मेंबर बने रहने के लिए एनुअली नहीं, एक बार में पैसा दिया, तो ये तो रेगुलर नहीं है, नॉन रेगुलर, विदाउट पर्पस ही हो पर नॉन रेगुलर भी तो है, इसलिए वो कैपिटल। इसमें एक लेगेसी आती है। लेगेसी क्या होती है सर? लेगेसी होती है आपके मेंबर, कई बार कुछ लोग होते हैं जो अपनी जायदाद में, जैसे मान लो एक मिस्टर एक्स है, उसको लगता है मेरा बच्चा नालायक है, जैसे तुम, उसको लगता है मैं अपने जब भी जो भी कमा रहा हूँ उसे अपना दान धर्म में दूंगा। तो अगर उसने अपने डेथ के टाइम पर अपनी अटॉर्नी में, अपनी विल में ये लिख दिया कि उसकी जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी, उसका ये परसेंट, ये अमाउंट, ये इस दान में, इस एनपीओ, इस ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या हो जाएगी? लेगेसी।
और बेटा ये रोज आने वाली है क्या? हर किसी का बच्चा नालायक होता है क्या? ना 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 ना। तो बेटा उस केस में आपकी जो लेगेसी आ रही है वो कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट की जाएगी। पर एक लफड़ा है एंट्रेंस फीस, कई बार लिखा होता है एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। हमारा एनपीओ में मेंबर बनने के लिए आपको वन टाइम एडमिशन फीस देनी होती है। अब ये डिस्प्यूटेड है, क्वेश्चन कुछ ना बोले हम रेवेन्यू मानेंगे, पर कई बार क्वेश्चन कहता है ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि कुछ एनपीओ बहुत छोटे होते हैं और उनमें मेंबर कभी कभार आते हैं, तो उनके लिए वो कैपिटल हो जाती है। पर हमारे लिए एनपीओ मतलब नॉर्मल है, मेंबर आते ही रहते हैं, तो वो रेवेन्यू होगी। काफी है इतना, ठीक है काफी। तो ये कुछ रिसिप्ट हैं जो डोनेशन वगैरह, ये हमारी कैपिटल रेवेन्यू होती हैं। ये इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि जो हमारी रेवेन्यू वो हमारी इनकम बनेगी और जो हमारी कैपिटल लायबिलिटी में जाएगी। सर पेमेंट का क्या लेना देना है? बाबू पेमेंट जो होता है उसका लेना देना होता है बेनिफिट। हम पेमेंट करते हैं सामने वाले को, किसी को भी पैसा पे करते हैं, बदले में हमें कुछ चाहिए, बेनिफिट चाहिए। फ्री में पैसा नहीं देता। आप भी अगर मुझे पे करोगे तो आपसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको मेरे से मेरी सर्विस चाहिए। दैट मीन्स जब हम पेमेंट करते हैं और जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट अप टू 1 ईयर है, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। लॉजिक से पढ़ना बेटा, आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करी, वो 1 साल में आपके लिए क्या काम करेगा? क्या बस 1 महीने काम करेगा? आपने रेंट पे किया, 1 महीने में रेंट का काम खत्म। तो मतलब कहने का मतलब है, आपने मान लो कोई भी खर्चा किया और उस खर्चे से आपको 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट मिलेगा बस, तो मतलब उसको आपको हर साल करना पड़ेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर ही खत्म हो जा रहा है। तो हर साल फिर अगले साल करना पड़ेगा, या अगले महीने करना पड़ेगा, या अगले हफ्ते करना पड़ेगा, वट एवर, दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंस। और ये हमेशा हमारे कहाँ जाते हैं बाबू? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में। ओ मतलब ये खर्चे बनते हैं, हाँ सर ये हमारे खर्चे बनते हैं। जबकि कैपिटल पेमेंट्स वो होती हैं जिनका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, मतलब बड़ी, और 1 साल से ज्यादा है दैट इज मोर देन 1 ईयर। अगर मोर देन 1 ईयर है तो बाबू 1 साल से ज्यादा का मतलब क्या है कि आपने बोला कोई ऐसी पेमेंट करी और उससे जो चीज आ रही है, मान लो कोई भी चीज आ रही है, मैंने कहा ये माउस खरीदा, तो ये माउस का बेनिफिट मुझे 4-5 साल तक मिलेगा। दिस इज माई एसेट, दिस इज माई एसेट। जनरली बोलते हैं ना हम, कभी कभार होने वाले खर्चे क्या है, क्योंकि एसेट का टाइम, मैंने एसी खरीदा, एसी कितने साल चलेगा? 4 साल, तो 4 साल तक के लिए फ्री, 4 साल तक अब मुझे दोबारा ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये रेगुलर है? नहीं, नॉन रेगुलर हो गया। तो बेटा लॉजिक ये है कि अगर 1 साल से ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो खर्चा नहीं है, फिर वो मेरी एसेट बन गई। ओ तो ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दूं? ले बेटा, यहाँ तो भर भर के एग्जाम्पल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सर आप सैलरी पे कर रहे हो, बहुत बढ़िया। आपने कोई रेंट पे किया, बहुत बढ़िया। आपने ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम मतलब किसी चीफ गेस्ट वगैरह बुलाया आपने, उसे सम्मान में, ऑनर में जो पेमेंट करी है वो ऑनोरेरियम हो गया। ठीक है, आपने कुछ और मान लो कोई भी, और क्या करोगे सर? आपने कोई पोस्टेज का खर्चा पे किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी पे करी, एटसेट्रा। ये जितने भी खर्चे हैं ये सारे खर्चे हैं, दैट इज खर्चे। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा? सर आपने बुक्स खरीदी, अच्छा ठीक है। सर आपने फर्नीचर खरीदा, अच्छा। आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, अच्छा। इन्वेस्टमेंट खरीदी, अच्छा। ये सारी क्या है? एसेट है। क्लियर है बेटा? ये चार्ट ही पूरा एनपीओ डिफाइन करता है। अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसी से हम लोग आगे रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, वैसे बनाना हमें कोर्स में नहीं है, इतना ही ये कॉन्सेप्चुअली समझना। मैं अगर इसे समराइज करूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? अब मैं अगर इसे समराइज करूं तो बच्चों एक बार ध्यान से देख, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको 2 तरीके की चीजें मिलेंगी, एक रेवेन्यू नेचर की और एक कैपिटल नेचर की। बाबू जो रेवेन्यू नेचर की हैं उसमें एक होगी रेवेन्यू रिसीप्ट, बोल हाँ या ना? एक रेवेन्यू रिसीप्ट रेगुलर होने वाली रिसीप्ट, और एक रेवेन्यू पेमेंट रेगुलर होने वाली पेमेंट जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, और रेवेन्यू रिसीप्ट जो विदाउट पर्पस आ रही है। बाबू ये दोनों की दोनों कहाँ जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इन्हीं से क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम बनेंगी और ये एक्सपेंस बनेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये समझ आ गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनेगा? रेवेन्यू आइटम से। बहुत बढ़िया। और जो कैपिटल है बाबू उसमें भी 2 तरीके की, एक कैपिटल रिसीप्ट हो गई, एक कैपिटल रिसीप्ट हो गई, और एक हो गई मेरे बच्चे कैपिटल पेमेंट। एक क्या हो गई? कैपिटल पेमेंट। जो कैपिटल रिसीप्ट है विद पर्पस अगर पैसा आ रहा है तो इसका मुझे काम करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी। और बेटा जो बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए मिल जाए वो पेमेंट, तो वो बन जाएंगी मेरी बैलेंस शीट में एसेट। और इन दोनों से मेरा क्या बन जाएगा? सर जी बैलेंस शीट।
तो ये बात समझ आ गई, इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और इससे बैलेंस शीट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट से कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा और कैसे बैलेंस शीट बनेगी, होप सो अब आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज द ऑल अबाउट एनपीओ बेसिक लॉजिक कॉन्सेप्ट्स। बोलो हाँ या ना, पक्का डन। बस एक लास्ट बात और है सर, कभी अगर आपको कोई इनकम दे, जैसे सब्सक्रिप्शन का मेन मुद्दा आता है, सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन आपको देता है कि हमें सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव्ड हुआ, ठीक है, या कल को जाके कोई खर्चा दे दे, रेंट पेड, कुछ भी रिसीव्ड या पेड कुछ भी दे कि हमने इतना पे किया। अब बेटा जब हमने पे किया होगा तो इस पे में हम हिसाब नहीं लगाते, ये तो कैश बेसिस है। हम कहते हैं करंट ईयर का भी हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। जो भी हमने पैसा रिसीव किया होगा वो रिसीव में आ रहा होगा, जो भी पे किया होगा वो पैसा जा रहा होगा। ये टोटल है बाबू, ये क्या है, टोटल। पर मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सब्सक्रिप्शन की इनकम, या मुझे चाहिए रेंट का खर्चा। और ये रेंट का खर्चा कौन सा वाला, जो मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा बेटा एक्यूरल बेसिस पे। एक्यूरल बेसिस पे मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। ओ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रहा होगा। अब आपको इससे यहां पहुंचना है। कई बार क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन करवा देता है, ये हमेशा सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, चाहे सब्सक्रिप्शन उठा लो, सैलरी उठा लो, रेंट उठा लो, इंटरेस्ट उठा लो, कमीशन उठा लो, कोई भी इनकम एक्सपेंस दिया है, उसकी पेमेंट दी है या रिसीप्ट दी है और आपसे बोल रहा है इनकम एक्सपेंस निकालो, तो आपको 4 चीजों की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक्यूरल कॉन्सेप्ट बोलता है करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें करंट ईयर का चाहिए, करंट ईयर का छोड़ेंगे नहीं, और जो करंट ईयर का है नहीं उसे रखेंगे नहीं। तो 4 चीजें मेरे सामने आएंगी, जल्दी सीख। एक आएगी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, कि अगर कुछ ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग मतलब पेंडिंग था, आउटस्टैंडिंग को हम एक्रूड भी बोल देते हैं, ड्यू भी बोल देते हैं, तीनों में से कुछ भी दे बेटा तो इसका मतलब है वो ओपनिंग में बकाया था, पेंडिंग था। इसी का दूसरा होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या एक्रूड या ड्यू, कुछ भी बोले, दैट इज ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग मतलब दैट इज साल के शुरू में, और क्लोजिंग मतलब साल के एंड में। 2 चीजें और होंगी बेटा, एक होगा ओपनिंग एडवांस, चाहे इसे एडवांस बोल दे या प्रीपेड बोल दे या अनएक्सपायर्ड बोल दे, बात सेम है कि कोई चीज एडवांस में देके बैठा हूं साल के शुरू में, और बेटा क्लोजिंग एडवांस अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो एडवांस बोल दे, प्रीपेड बोल दे या अनएक्सपायर्ड बोल दे। अगर इन चारों में से कुछ भी आपको मिलता है तो आपको इनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी निकलेगी करंट ईयर का इनकम या एक्सपेंस। अब क्या करना है इनका, क्वेश्चन देगा ये ओपनिंग क्लोजिंग, आपको करना क्या है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये कहता है अगर कोई ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है मतलब साल के शुरू में बकाया था, तो इस साल का नहीं होगा बाबू, होगा प्रीवियस ईयर का। किसका होगा, प्रीवियस ईयर, क्योंकि मेरे साल के शुरू में ही पता था कि इतना देना है, तो बेटा ये तो पिछले साल का बकाया होगा ना। अब मेरा एक्यूरल कहता है इस साल का छोड़ेंगे नहीं, और जो इस साल का नहीं है उसे रखेंगे नहीं, चाहे वो प्रीवियस ईयर हो नेक्स्ट ईयर। तो बेटा इसे उठाओ और माइनस कर दो। अच्छा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब इस साल के एंड में, तो इसी साल का है करंट ईयर, तो बेटा इसे ऐड कर दो। अच्छा, ओपनिंग एडवांस मतलब पिछले साल एडवांस दिया था, सर ये तो पिछले साल का, ना 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 ना, पिछले साल एडवांस दिया था, पर एडवांस का नेचर होता है कि वो जिस साल दिया जाता है उससे अगले साल से रिलेट कर रहा है। भाई एडवांस अगर मैंने दिया है तो इस साल का इस साल थोड़ी ना होगा, वो तो अगले साल का होगा। तो बताओ अगर पिछले साल किसी ने एडवांस दिया था तो वो पिछले साल का नहीं होगा, वो करंट ईयर का होगा। दैट मीन्स भले ही पेड इन प्रीवियस ईयर है, पेड इन प्रीवियस ईयर है, बट बेटा रिलेट तो मेरे करंट ईयर से कर रहा है, रिलेटेड टू करंट ईयर, तो इसे प्लस कर देंगे। और जो क्लोजिंग एडवांस है वो भले ही मैंने पे किया है करंट ईयर में, पेड इन करंट ईयर, बट रिलेट किससे कर रहा है, रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, कि भैया अगले साल के लिए एडवांस दिया है, हटा देंगे। बस ये 4 चीजें प्लस माइनस सीख लो, दोबारा याद कर लो बेटा। अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल का है, हटा दो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर का, रख लो। ओपनिंग एडवांस भले ही पिछले साल का बट इस साल से रिलेट कर रहा है, रख दो। क्लोजिंग एडवांस भले ही इस साल पे किया है बट अगले साल से रिलेट कर रहा है, अगले साल से बिलोंग कर रहा है, हटा दो। खत्म, बस हो गया चैप्टर खत्म, डन।
आओ मेरे बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराता हूँ, ये सब पढ़ लेना, ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ा दिए। बताओ, कह रहा है एंडोनमेंट फंड रिसीप्ट क्या होती है? एंडोनमेंट फंड बोले तो स्पेसिफिक फंड, अगर कोई स्पेसिफिक फंड, कोई पैसा मिला है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, दिस इज कैपिटल रिसीप्ट। बढ़िया मक्खन। कह रहा है इनमें से कौन से अकाउंट नहीं बनाता है एनपीओ? प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं बनाता है, बाकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। बेटा लेगेसीज जनरली क्या होती हैं? कैपिटलाइज होती हैं। ये मालिक, ये हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट की जाती है, क्योंकि लोग अपनी जायदाद का पैसा दे रहे, रोज नहीं देते, रोज नहीं देते मेरे बच्चे। कोई डोनेशन रिसीव हो रही है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, क्या मजेदार मेरे बच्चे, कैपिटल रिसिप्ट। मजा आ रहा है? सब एक लाइन से, ये सब स्टडी मैट के क्वेश्चन है मेरे बच्चों। कह रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ का क्या है? नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है? पहले ही बताया बेटा, पर्सनल है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैश की बात होती है, कैश इज अ रियल एसेट, रियल अकाउंट है। बहुत बढ़िया। आगे बताओ, कैपिटल ऑफ एनपीओ जनरली लोन एज कैपिटल फंड, यहाँ तो आप बोलोगे इक्विटी, हाँ ठीक है, ठीक है, इक्विटी, ठीक है, मालिक का पैसा हो जाता है जनरली। आगे चलो, ठीक है। वैसे यहाँ पे इक्विटी से ज्यादा बेटर ये कैपिटल फंड होना चाहिए था, इसकी करेक्शन होनी चाहिए थी, हम कैपिटल फंड बोलते हैं उसे, ठीक है, ये करेक्शन होनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आ गया जो कह रहा 1500 रुपए आउटस्टैंडिंग है एट द बिगिनिंग। नो भाई, 1500 रुपए बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, तो रखेंगे या हटाएंगे? जल्दी बताओ सर। ये माइनस करेंगे, ठीक है। 10,000 रुपए सब्सक्रिप्शन, सॉरी ठीक है, 1500। कह रहा 10,000 रुपए हमें रिसीव हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ बेटा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 10,000, ठीक है, जिसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? हटा दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 1500 रुपए, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग 2500 रुपए। कह रहा 2500 रुपए स्टिल आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बेटा वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, इसी साल का है बेटा, कोई बात नहीं, है तो है, पर है तो इसी साल का, 2500 ऐड कर दो, अल्टीमेट 11,000 हमारा आंसर आएगा, 11,000 हमारा आंसर आएगा। दिस इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया मक्खन। ओपनिंग हटा दो, क्लोजिंग ऐड कर दो। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस जिसके लिए सेपरेट फंड बनाया गया, बेटा सेपरेट फंड मतलब अगर आपने किसी का मान लो टूर्नामेंट के लिए किसी ने पैसा दिया, तो आप टूर्नामेंट फंड बना के एक लाइब्रेरी बना लोगे कि हमें इस पैसे को टूर्नामेंट फंड के लिए खर्चा करना है। अब कल को हम उस पर खर्चा करेंगे टूर्नामेंट का, तो क्या उसे खर्चे से माइनस करेंगे? नहीं, उसी गुल्लक में से माइनस करेंगे। वही कह रहा है, कह रहा है कोई अगर आपका एक फंड बना हुआ है, पर्पस बना हुआ है कि इस पर्पस के लिए पैसा करना, और कल को मैंने उसमें से खर्चा किया, तो क्या उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से? नहीं, उसी फंड में से, कहाँ है, डिडक्ट करेंगे, उसी फंड में से माइनस कर देंगे, डेबिट कर देंगे, माइनस कर देंगे। बढ़िया, आगे आ जाओ। कह रहा ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड मटेरियल बेचा है बेटा, कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। ओल्ड पुराना मटेरियल है बाबू, पुराना मटेरियल वगैरह हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। आगे आओ, कह रहा है इन्फॉर्मेशन प्रिपरेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं? कैश बुक से लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी है बाबू? कैश बुक की, तो कैश बुक बनाते हैं, वहां से उसकी समरी यहाँ जाती है। कोई डोनेशन आई है स्पेसिफिक पर्पज, दोबारा रिपीट हो गया, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। कह रहा रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन एरियर, ठीक है, शो हो रहा है। अच्छा, एरियर कुछ ना बोले, एरियर कुछ ना बोले, दैट इज ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग हो गया, ये 10,500 का है, ठीक है, और एडवांस 800 है, 1200 मेंबर है स्टिल। अब ध्यान से देना, देखो 1200 मेंबर है, 10 रुपए का है, तो ये तो सीधा इनकम दे दी। देखो एक तो तरीका है कैलकुलेट करके निकालने का, या अगर कभी आपको मेंबर और इनकम दे दे कि एक साल में कितना देना है, तो बताओ 1200 मेंबर इंटू 10, तो सीधी बात है 12,000 रुपए आने चाहिए। अब चाहे उसमें कम आया ज्यादा आया, क्या लेना देना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सीधा 12,000 छोड़ दो। हमारे को अगर नंबर ऑफ मेंबर दिए हैं, तो हमें पता है नंबर ऑफ मेंबर मल्टीप्लाई बाय एनुअल इनकम, इतना पैसा आना चाहिए। अब कम ज्यादा जो भी है वो हमें इतनी ही इनकम करंट ईयर की बनती है, बात खत्म, डन। आगे कह रहा है अगर कोई इनकम स्पेशल फंड से रिलेटेड है, बेटा अगर स्पेशल फंड की खर्चा है तो उस खर्चे को स्पेशल फंड में से माइनस करेंगे। स्पेशल फंड से इनकम है, मान लो अगर आपने, मैंने बार बार बोल रहा हूं, टूर्नामेंट फंड का अमाउंट बना लिया, किसी ने पैसा दिया टूर्नामेंट फंड के लिए 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो कल को अगर खर्चा होगा तो भी इसी में से माइनस होगा। कल को अगर इससे रिलेटेड कोई इनकम हो गई, टूर्नामेंट की टिकट विकेट बेची, उससे पैसा आया, वो भी इसी में ऐड होगा। उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है, गुल्लक से ही लेना देना है, तो वही स्पेशल फंड में जाएगा बैलेंस शीट में, उसी में ऐड कर दिया जाएगा वो, ठीक है। चलो बढ़िया, लास्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब्सक्रिप्शन, ये रिपीट हो गया पॉइंट वही है, ठीक है। 10,000 की इनकम है, 1000 बिगनिंग है और 1500 माइनस, तो 1000 माइनस और 1500 प्लस। बाबू जल्दी बता, 10,500 इज माई करेक्ट आंसर।
है ना, कितना कहा गया, अच्छा उल्टा कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम। अच्छा इस बार ना आपको क्या बोल रहा है, देखो जैसे हम कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इस बार ध्यान सुनना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में हम कहते हैं, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस, तो हमारी आ जाती है सब्सक्रिप्शन इनकम। इस बार उसने इनकम दे दी, कह रहा है इनकम जो है वो 10,000 है, ओपनिंग कितना है बाबू 1,000, क्लोजिंग कितना है 1,500, कह रहा है तो बताओ रिसीव्ड कितनी आएगी, उल्टा पूछ रहा है। ओ शाना बन रहा है, जल्दी बताओ। 10,000 में इसको इधर लेके जाएंगे माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो अपना आ जाएगा 9,500। बढ़िया मक्खन, ध्यान देना, उल्टा भी पूछ सकता है कई बार आपसे। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगे, कह रहा ओनली कैपिटल नेचर नहीं आएंगे, कैपिटल नेचर आपकी बैलेंस शीट में जाएंगे, पढ़ा चुका हूं मैं। रेवेन्यू नेचर के आएंगे जो हमारा रिसीव हुआ है इस पीरियड में, ठीक है। रेवेन्यू आइटम जो हमारा इस अकाउंट से रिलेट कर रहा है, अच्छा ये कह रहा है वो रेवेन्यू नेचर जो इस साल रिसीव हुए हैं, और ये कह रहा है वो रेवेन्यू नेचर जो इससे रिलेट कर रहे हैं। अच्छा और बोथ आइटम, नहीं सर सी इज करेक्ट आंसर, कि वही आइटम आएंगे जो मेरे करंट ईयर से रिलेट कर रहे हैं, दैट्स इट, चाहे वो रिसीव हुए ना हुए यही आएंगे। ठीक है डन है पक्का। सर ये वाला नहीं आएगा, ये बेटा ये बोल रहा है कि जिस पीरियड में मान लो मैं इस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो इस साल जो भी रिसीव हुआ है वो सब आएंगे, नहीं वो सब नहीं आएंगे, उसमें से जो मेरा सिर्फ करंट ईयर से रिलेट कर रहा है वो आएगा, कोई प्रीवियस ईयर का भी तो रिसीव हो चुका है वो नहीं आएगा। ठीक है डन, थैंक यू सो मच, खत्म एनपीयू। तो आपके लिए छोटा सा एनपीयू था, आपके में मेन क्वेश्चन का टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको एनपीयू के मैंने कॉन्सेप्ट करा दिए, फॉर्मूलेस करा दिए, बस इतने पे हम खत्म करते हैं आज के लिए। थैंक यू सो मच, और कमेंट प्यार बरसा दो जल्दी से। अगला चैप्टर उठाएंगे फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट को भी ऐसे ही निपटाएंगे क्योंकि उसमें भी हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।